सेक्शन है 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। तो एक कंपनी जो लोन और इन्वेस्टमेंट करती है उसके लिए क्या प्रोविजन है, उसके लिए सेक्शन है। ठीक है, टेबल इंसर्ट करता हूँ। जी जी सर। चलो शुरू करो। वन हाँ, सेक्शन 186 लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। Subsection 1. Without prejudice to the provisions contained in this act, a company shall, unless otherwise prescribed, make investment through not more than 2 layers of investment companies, provided that the provisions of this subsection shall not affect a company from acquiring any other company incorporated in a country outside India if such other company has investment subsidiaries beyond 2 layers as per the laws of such country. और दूसरा Subsection 2. A subsidiary company from having any investment subsidiary for these purposes of meeting the requirements under any law or under any rule or regulation framed under any law for the time being in force. ठीक है, तो ये बेसिकली एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है जो ये कह रहा है कि कोई भी कंपनी जब तक अदरवाइज प्रिस्क्राइब नहीं हो तो 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। अब ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो बहुत इजीली समझ आएगा। जी सर। कंपनी वही लेंगे हम XYZ लिमिटेड। ठीक है, अब ये XYZ लिमिटेड इन्वेस्ट करती है ABC लिमिटेड में, जो फर्दर इन्वेस्ट करती है ZQA लिमिटेड में, जो फर्दर इन्वेस्ट करती है SPV लिमिटेड में, जो फर्दर इन्वेस्ट करती है MCK लिमिटेड में। ठीक है, सो ये तो है कंपनी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी, राइट। और ये जी सर। इन्वेस्टी कंपनी जिनमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। राइट, सो ये हो गई फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ओके, ये थर्ड लेयर, और ये अल्टीमेट कंपनी होगी। अल्टीमेट जी अल्टीमेट। अब सबसे पहले इस सेक्शन का अगर हम रीजन समझे, ये सेक्शन क्यों है। आज अगर आप जी MCK लिमिटेड की ओनरशिप ट्रेस करना चाहो तो आपको उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या दिखेगा? सिर्फ SPV लिमिटेड दिखेगा। जी सर। तो बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन आप ये मान पाओगे कि ये कंपनी XYZ लिमिटेड की कंपनी है। जी 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 ठीक है, तो ओनरशिप छुपी हुई है। आप जी और जी पीछे भी गए तो SPV लिमिटेड में आपको ZQA लिमिटेड शेयर होल्डर दिखेगी। स्टिल आप ट्रेस नहीं कर सकते XYZ लिमिटेड को। जी सर। और पीछे जाओगे तो भी ABC लिमिटेड दिखेगी। तो आपको कितना पीछे जाना पड़ेगा ये जानने के लिए कि अल्टीमेटली MCK लिमिटेड की ओनर कौन है, जी राइट। तो ये बीच में कुछ तो स्कैम हुआ था जहां पे उसके बाद ये प्रोविजंस आए कि अब अच्छा कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। मतलब अल्टीमेट कंपनी अब कहाँ रहनी चाहिए? यहाँ की जगह यहाँ रहनी चाहिए। सो थर्ड लेयर नॉट अलाउड, अच्छा राइट। अब खाली ओके इस एग्जांपल के कंटेक्स्ट में अब पहली लाइन पढ़ो, ओके। विदाउट प्रेजुडिस। हाँ, Without prejudice to the provisions contained in this act, a company shall, unless otherwise prescribed, make investment through not more than 2 layers of investment companies. बस यहीं तक। तो इसका मतलब ये पहला प्रोविजन अब आपको जी समझ आ रहा है कि XYZ जी सर। आइदर ABC के थ्रू MCK में इन्वेस्टमेंट करे या ABC ZQA के थ्रू करे, लेकिन इसके नीचे की लाइन नहीं हो सकती, थर्ड लाइन नहीं हो सकती, जी राइट। जी ये पहले पैराग्राफ का मतलब है। जी सर। दैट मीन्स आप फर्स्ट लेयर करके भी कर सकते हो, राइट। ये यस अलाउड है, यस ये भी अलाउड है,
जी XYZ इन्वेस्ट करे ABC में, ABC इन्वेस्ट करे ZQA में, और ZQA इन्वेस्ट करे MCK में, लेकिन जी ये अलाउड नहीं है। जी थर्ड लेयर हो गई, जी ठीक है। अब इसके लिए बीच में एक रूल्स आए थे इनके, इसी पर्टिकुलर प्रोविजंस को लेके, जहां पर जो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उनको जितनी भी लेयर ऑफ सब्सिडरीज हैं उनको आरओसी जी को रिपोर्ट करना था ओके कि आपकी जो भी एग्जिस्ट, जब ये रूल्स आए तो एज ऑन दैट डेट किसकी कितनी कितनी लेयर ऑफ सब्सिडरीज है वो आपको आरओसी को करना था। ये वन टाइम था उसके अंदर, और उसके बाद ये प्रोविजंस का फॉलो करना था कि आप इससे ज्यादा नहीं जाओगे। अगर टाइम मिला तो ओके अपन उस डिटेल में जाएंगे, लेकिन अब ये लोन इन्वेस्टमेंट में जी उतना रेलिवेंट नहीं है कि जी सर वो जो पर्टिकुलर रूल है, ये जो अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड वाला, तो वो हम उस स्टेज पे रिव्यू करेंगे। अगर ये सेक्शन टाइम से हो जाता है तो हम उसको भी देखेंगे कि वो क्या रेगुलेशंस बोल रहे थे। लेकिन वन का जी सिंपल कंसेप्ट ये हो गया, पहले ये प्रोविजन हो गए और फिर इसमें एक्सेप्शंस आ रही हैं। प्रोविजन क्लियर हो गया कि ओके क्या नहीं कर सकते। जी सर लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आया हम्म कि नॉट मोर देन 2 लेयर्स क्यों, नॉट मोर देन 1 लेयर क्यों नहीं, या नॉट मोर देन 3 लेयर क्यों नहीं, मतलब मतलब एक रीजनेबल ये है। नंबर ही क्यों? लोग क्या कह रहे हैं, एक रीजनेबल लेयर है, एक के ऊपर एक आपको ज्यादा से ज्यादा दो ही देखना है। ओके लेकिन पहले क्या हो रहा था, कम से कम 8। हेलो अभी कैसा है, अभी एक कंपनी होती है जो मेन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, ठीक जी है। जी उसने नीचे एक फ्लोट करी कंपनी, जी अब उस कंपनी के नीचे वो मेन ऑपरेटिव कंपनी थी, अब उसने एक सब्सिडरी बनाई जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट करने का। ओके मतलब ये एक रीजनेबल है, मतलब एक या दो को आप इजीली ट्रेस कर सकते हो। इसके पीछे अगर आपको जाना है अच्छा तो वो कॉम्प्लेक्स मेज हो जाएगी। तो अच्छा 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 तो एक या दो की जब हम बात करते हैं ऑपरेशनल कन्वीनियंस के हिसाब से है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, जो 10-15 का था, एक के नीचे एक के नीचे एक, उस चीज को बार करने के लिए ये रूल आया। जी जी तो मतलब ये सिर्फ कि दो कंपनियों को ट्रैक करना इजी है, वो लॉजिक है। जी जी तो ये जो भी गया होगा प्रपोजल, उस टाइम सब प्रपोजल गए होंगे 3 4 5 6, तो दे फाउंड आउट कि नहीं, 2 लेयर ही मैक्सिमम वी शुड अलाउ। जी जी और सर ये लेकिन स्कैम जो बोल रहे थे, हम्म, स्कैम जो बोल रहे थे, मतलब इस केस में स्कैम कैसे पॉसिबल है? इसमें स्कैम क्या हुआ, मतलब अभी समझो एक जी कंपनी जो है वो किसी XYZ मिनिस्टर की थी, ओके राइट। उसने किसी शेल कंपनी के थ्रू एक में इन्वेस्ट किया, उसके थ्रू दूसरे में इन्वेस्ट किया, तीसरे में किया, चौथे में किया, पांचवें में किया, बीच में डमी डायरेक्टर्स थे। तो आखिर में जो कंपनी डील करी थी वो किसी को नहीं मालूम थी कि ये उसकी कंपनी है या इसके पीछे रियल ओके ओनर। ओके 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 तो ये आया था न्यूज में, अगर आप सर्च मारना इसका, अभी किसी भी अगर आपको चेक करना हो कि ये सेक्शन क्यों आया, प्रोविजन क्यों आया, तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ जब ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ओके जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में आता है कि हम ये अमेंडमेंट लाने जी वाले हैं, तो उसके ऊपर उसका पूरा रैशनल रहता है। ओके तो हम लोग जो कंपनी सेक्रेटरी है, हम सेक्शन देखते हैं, जो लॉयर है वो उसके पीछे ऑब्जेक्ट एंड रीजन देखते हैं। ओके तो जब भी कोई मैटर आता है तो उसकी रियल इंटेंट क्या थी लॉ की, किस लिए ये प्रोविजन आया, क्या अलाउड था क्या नहीं था। तो आपको अगर इसका डिटेल एनालिसिस करना हो कि दो ही क्यों या कि ये आया ही क्यों, तो उसमें ऑब्जेक्ट एंड रीजन में क्लियर लिखा रहेगा। जी 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 मतलब जैसे जी अपना एजेंडा होता है प्रियम्बल, जी सो वो जो ऑब्जेक्ट एंड रीजन है वो इसका प्रियम्बल रहता है कि ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं उसका रीजन क्या है। ओके ओके तो अगर कभी भी किसी भी सेक्शन की डिटेलिंग में जाना हो आपको कि ये सेक्शन में ये प्रोविजन क्यों लाया गया, क्या रीजन है, तो आप उसको गूगल मारोगे, इवन एमसीए की साइट पे भी अवेलेबल रहता है। ओके ओके ठीक है, कई बार हम लोग जो फंसते हैं तो हम उसको रेफर करते हैं। ओके सर ठीक है। ओके अब ये था, अब एक्सेप्शन जी की सर बात करो कि ये जो 2 लेयर वाली एक्सेप्शन है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये अफेक्ट नहीं करेगी एक कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग एनी अदर कंपनी incorporated in a country outside India if such other company has investment subsidiary beyond 2 layers
एज पर द लॉ ऑफ सच कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लो, जी कंपनी अपनी यही है XYZ लिमिटेड जी सर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये बोल रहा है कि अफेक्ट क्या नहीं करेगा, ये XYZ एक्वायर करती है AB UK लिमिटेड को। ठीक है, दैट मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंट्री आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड सर अब इस AB UK लिमिटेड की AB1 UK और AB2 UK और AB3 UK, 3 लेयर ऑफ सब्सिडरी के बाद AB4 UK करके भी कंपनी है, इसकी इन्वेस्टमेंट ओके ऐसे जा रही है। ओके तो ये कंपनी जिसको आप एक्वायर करने वाले थे, वहां पे 3 4 5 लेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया ओके ठीक है, एक कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ए कंट्री आउटसाइड इंडिया, यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है, इफ सच अदर कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज बियॉन्ड 2 लेयर एज पर द लॉ ऑफ सच कंट्री। तो ये जो एबी के है, ये इसकी सब्सिडरी है, फिर इसकी सब्सिडरी ये है, इसकी सब्सिडरी ये है, और ये अल्टीमेट कंपनी है, राइट। और जी सर यूके लॉ डजंट प्रोहिबिट। ओके सो इस केस में क्या हो गया, अब आपने एक कंपनी एक्वायर की तो ऑटोमेटिकली आपकी सब्सिडियों की 5 लेयर मिली आपको, यस सर जो कि लॉ में अलाउड नहीं है अगर ये एक्सेप्शन ना हो तो। यस सर यस सर तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन दी उन्होंने फर्स्ट नंबर, कि आप अगर कोई कंपनी एक्वायर करने वाले हैं जिसमें ऑलरेडी 5-6 लेयर ऑफ सब्सिडरीज है और वहां का लॉ अलाउ करता है इस चीज को, जी तो आप की 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, ओके सर अब इस कंटेक्स्ट में पहला प्रोविजन पढ़ लो, प्रोवाइडेड दैट का पहला पढ़ लो। जी provided that the provisions of this subsection shall not affect a company from acquiring any other company incorporated in a country outside India if such other company has investment subsidiaries beyond 2 layers as per the laws of such country. जी तो ये यही है एग्जांपल, यस सर यही है राइट। यस सर अब सेकंड पढ़ो। जी a subsidiary company from having any investment subsidiary for the purposes of meeting the requirements under any law or under any rule or regulation framed under any law for the time being in force. ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जी XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो इंश्योरेंस बिजनेस में है, राइट। इसकी एक सब्सिडरी है XYZ इंश्योरेंस, उसके नीचे एक और सब्सिडरी है XYZ, ये तो लॉ में अलाउड है ना इतना तो, जी सर 1, और ये फाइनली है XYZ जनरल इंश्योरेंस, इतना अपने लॉ में अलाउड है। 1 2 लेयर, जी ये सर फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, कि इसने जी सर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया, इंश्योरेंस ने इंश्योरेंस वन में, उसने जनरल इंश्योरेंस में, जो अल्टीमेट कंपनी है, इन्वेस्ट अल्टीमेट। अब ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, अब इसको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और इंश्योरेंस जी लॉ सर बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको एक होली ओन्ड सब्सिडरी या SPV के थ्रू करना है। ओके तो अब यहाँ पे इसको एक XYZ SPV बनानी पड़ेगी, जी सर क्योंकि बिजनेस में तो ये है, इंश्योरेंस लाइसेंस इसके पास है, जनरल इंश्योरेंस अल्टीमेट के पास। जी तो XYZ SPV ये क्यों बनानी पड़ रही है इसको, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। जी सो ये अलाउड हो गया। अगर ये कंपनी की इधर कोई नहीं होती तो कोई एक्सेप्शन की भी जरूरत नहीं थी इसको, स्टिल नहीं टू नहीं टू लेयर होती थी, लेकिन ऑलरेडी इसकी जी 2 लेयर थी। उसके बाद अब ये एक और थर्ड लेयर लानी चाह रही है, अब XYZ SPV है, इसको देखो तो ये अब थर्ड लेयर बन गई ना। जी जी तो थर्ड लेयर अलाउड नहीं थी जी सर unless exception is provided। तो वो एक्सेप्शन क्या है, इफ थर्ड लेयर इज मेड, थर्ड या फोर्थ वटेवर, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ। और लॉ कहता है कि अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको एक SPV बनानी पड़ेगी, तो जी यहाँ सर पे उसको एक्सेप्शन मिलेगी। ओके क्लियर है, अभी 1 क्लियर है एकदम, अगर एकदम जनरल बिना ऊपर कुछ देखे हम बोले तो क्या बोल रहा है 1? यस यस यस
क्या रिक्वायरमेंट है वन की? अगर हमने 186 वन की बात की तो वो एक जनरल रिस्ट्रिक्शन दे रहा है कि कोई भी कंपनी 2 लेयर ऑफ सब्सिडी से दो लेयर नीचे के जी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। नहीं लेकिन एक्सेप्शन दी कि आपको रोका नहीं जा रहा है अगर आप कोई फॉरेन में कंपनी एक्वायर करते हो जिसकी ऑलरेडी मोर एक्वायर देन 2 एक्वायर लेयर है एज पर दैट लॉ, या फिर यस जो भी एक्स्ट्रा लेयर है वो आप किसी लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बना रहे हो। यस यस क्लियर? यस सर ये 186 ना बहुत यूज होता है, इसलिए इस सेक्शन को पूरी तरह से करना, कोई भी डाउट हो तो क्लियर करना। जी 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 185 186 जो भी हम करने वाले हैं, ये सब रेगुलर यूज के सेक्शन है, मतलब हर रेगुलर यूज चौथे या पांचवें दिन आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। जी सर ठीक है, तो ये वन क्लियर हो गया अपना। यस सर अब टू पे आ जाओ। जी हम्म no company हम्म shall directly or indirectly give any loan to any person or other body corporate, हम्म give any guarantee or provide security in connection with a loan to any other body corporate or हम्म person हम्म and acquire by way of subscription, purchase or otherwise the securities of any other body corporate हम्म exceeding 60% of its paid up share capital, free reserves and securities premium account or 100% of its free reserves and securities premium account, whichever is more. हम्म Explanation: for the purposes of this subsection, the word person does not include any individual who is in employment of the company. राइट। अब हम इसको Yes. एक एग्जांपल लेते हैं, फिर बाद में इसको दोबारा पढ़ेंगे। कंपनी वही है जी XYZ लिमिटेड। जी अब थोड़े जी फाइनेंशियल पैरामीटर लिखते हैं इसके। इसकी जी पेड अप कैपिटल है 100 करोड़। फ्री जी फ्री फ्री रिजर्व्स है 40 करोड़ और शेयर प्रीमियम है। ये कहाँ पे मिलता है? ये बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट यस प्रीमियम है 30 करोड़ या 60 करोड़, चलो। जी ये पहले हमने पैरामीटर लिए। अब सेक्शन से चलते हैं। जो भी हम सेक्शन एनालाइज करेंगे उसके लिए ये चीज लगेगी। तो सबसे पहले क्या बोलता है? नो कंपनी शैल गिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोन टू XYZ प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड टू रिस्ट्रिक्टेड क्या टू गिव, क्या देने के लिए रिस्ट्रिक्ट है? पहला, लोन हाँ अभी देखते हैं क्या क्या चीजें मना कर रहा है। जी लोन, लोन किसको? लोन की डेफिनेशन क्लियर है, समथिंग विच इज पेड विच इज टू बी रीपेड। यस सर तो लोन होता है कि आपने पैसा दिया, उसके बदले में आपको पैसा एक टाइम के बाद वापस मिलेगा। लोन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व है। तो ये जी जी किसको देना है? एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी इंक्लूड होते हैं। आउटसाइड यस सो एनी पर्सन में कोई भी कवर हो गया, जी सर मतलब कोई फर्म, कोई पार्टनरशिप, सब पर्सन है। यस सर हाँ, कोई कंपनी, कोई डायरेक्टर। यस यस तो एनी यस पर्सन इज कंप्लीट लिस्ट हो गई लोगों की, जिसमें जी क्या एक्सक्लूड किया उन्होंने? एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को तो लोन देने के लिए आपको ये लिमिट नहीं देखनी। जी अगर एक कंपनी ने अपनी पूरी लिमिट यूज कर सकी है, एम्प्लॉय बोला मुझे लोन दे दो, बोले हमारे पास तो लिमिट नहीं है, जी जी तो वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं है। एम्प्लॉय को बिना लिमिट का ध्यान दिए आप लोन दे सकते हो एम्प्लॉय को, यस पर्सन यस और। ठीक है, ये पहला हो गया। एक रिस्ट्रिक्टेड टू गिव लोन किसको? टू एनी पर्सन एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय और बॉडी कॉर्पोरेट। प्रोहिबिटेड नहीं लिखा मैंने, रिस्ट्रिक्टेड लिखा है। इसका मतलब वहां पे कुछ जी जी कंडीशंस आएंगी। देन गिव जी जी गारंटी और सिक्योरिटी। आपने क्लियर है, आपको पता है गारंटी क्या होती है? जी जी किसको?
in connection with loan to any person or body corporate. जी और हमने देखा था ये इनडायरेक्ट तरीका है पैसे लेने का, जी कॉर्पोरेट कि अगर किसी और पर्सन, अभी ऊपर लोन देना हमने लोन टू डायरेक्टर्स में हमने देखा था कि इंडिविजुअल्स को अलाउड नहीं है। सिमिलरली अगर वो जी इंडिविजुअल जी ने कहीं से लोन लिया है तो उसके लिए गारंटी देना भी अलाउड नहीं है। जी जी तो सेम लाइन से यहाँ पर भी पहली चीज, किसी भी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट को लोन देना रिस्ट्रिक्टेड है। सिमिलरली जी किसी भी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट ने जो लोन लिया उसके लिए गारंटी और सिक्योरिटी देना रिस्ट्रिक्टेड है। ओके या फिर एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज और अदरवाइज। सब्सक्रिप्शन और परचेज में क्या फर्क है? सब्सक्रिप्शन और परचेज ओके इसमें देखा ना कि आइदर वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, जैसे परचेज और अदरवाइज भी होता है। सब्सक्रिप्शन और अदरवाइज भी होता है हम्म, परचेज तो मैं मेरे ख्याल से ओपन मार्केट से परचेज yes। और सब्सक्रिप्शन मतलब आईपीओ राइट इशू हाँ, तो इसको है सब्सक्रिप्शन है प्राइमरी अलॉटमेंट और परचेज है सेकेंडरी। जी जब सेकेंडरी डायरेक्टली आलू जब यस डायरेक्टली कंपनी आपको शेयर्स इशू करती है तो ये सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में आता है। यस यस जब आप इशूड शेयर किसी से खरीदते हो तो ये परचेज में। परचेज में आ गया जी और अदरवाइज आपको गिफ्ट ट्रांसमिशन कैसे भी मिल सकता है, गिफ्ट इज नॉट परचेज, नहीं 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 लेकिन यस अदर वो अदर अदर में आ गया अदर में कवर हो गया। तो आप क्या अदर नहीं में आ ले गया सकते? एक्वायर, जी इसको यहां से रखते, रिस्ट्रिक्टेड टू। पहली कंडीशन थी लोन नहीं दे सकती किसी पर्सन को, दूसरी है गारंटी नहीं दे सकती, तीसरी कंडीशन है एक्वायर नहीं कर सकती क्या? जी सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज शेयर से बड़ा वर्ड है। शेयर्स और सिक्योरिटीज जी में जी क्या फर्क है? मतलब सिक्योरिटीज में डिबेंचर्स भी आ गया वारंट्स भी आ सब, गया हाँ सब कुछ आ गया आपको तो। सब कुछ आ गया हाँ सब कुछ आ एनएसडीएल गया से ज्यादा और यस किसको मालूम रहेगा? जी जी ठीक है, एक्वायर सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज और अदरवाइज, लाइक गिफ्ट और समथिंग। लेकिन सर मेरे को समझ में नहीं आया अगर हम्म 185 में ये चीज कवर किया है हम्म तो वापस 186 में क्यों आया क्योंकि 185 रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ लोन टू डायरेक्टर्स के लिए, ये किसी भी आदमी के लिए। जी किसी भी आदमी के लिए ओके ये तो फिर ये उससे वहां पर क्यों नहीं दोनों कवर जगह दोनों प्रोविजन लगते हैं। जब भी 185 186 लगता है, जी राइट, अब आप अगर डायरेक्टर की इंटरेस्टेड पार्टी को लोन देना चाह रहे हो जी तो आपको 186 की भी कंप्लायंस करनी चाहिए। आपके पास लिमिट है कि नहीं लोन देने की? ओके समझा 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 तो ये जो तो सर ये पहला फिर 185 एनेबलिंग क्लास था और रिस्ट्रिक्टेड था सिर्फ डायरेक्टर और कंपनी इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। जी जी और ये है लोन टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग डायरेक्टर और पर्सन इन विच डायरेक्टर, कंपनी इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। ओके तो ओके ये क्या करता है, ये लिमिट्स बताता है ये सेक्शन। आप लोन दे सकते हो लेकिन ओके कितना लोन दे सकते हो? क्यों ये सेक्शन है? बिकॉज अल्टीमेटली पैसा शेयर होल्डर का पैसा है। जी 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 तो अगर एक तो फिर सर पर्टिकुलर, ये 186 के नीचे क्यों नहीं सॉरी 185 के नीचे क्यों नहीं है ये सब कुछ चीज मतलब अलग से मतलब सेक्शन पहले क्यों डाला पहले लोन वो फ्लो में चल रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, फिर रिलेटेड पार्टी को लोन। अच्छा उसके बाद जब एक बार आपने लोन की लायबिलिटी कर दी, अभी जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आपको ये जी समझ आ रहा है कि अच्छा हम लोन दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप उसको लिंक कर पा रहे हो। अगर मैं पहले ये कराऊंगा तो जी आप उससे लिंक नहीं कर पाओगे। नहीं बराबर सही बात है तो पहले आपको ये तो पता चल गया। अभी आप देखो ना, आप अगर आप पढ़े हो तो आप एनालाइज कर पा रहे हो कि वो सेक्शन यहाँ पे जी भी इफेक्ट आ रहा है। जी जी हाँ जी बराबर कि जब लोन देना उन्होंने मना किया या लोन देना अलाउ किया स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, तो साथ साथ हमें लिमिट भी देखनी पड़ेगी कि कंपनी की लिमिट है कि नहीं। तो जी यहाँ पे जी जब आगे आएगा, यहाँ पे पहले क्या बोल दिया, आप लोन नहीं दे सकते, आप गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप सिक्योरिटी खरीद जी नहीं सकते, और अदरवाइज लाइक जी एग्जांपल गिफ्ट। ठीक है, जी 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 किसकी? एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया जी कॉर्पोरेट। अब क्या रिस्ट्रिक्शन है? एक्सीडिंग, एक्सीडिंग क्या लिमिट है? अब लिमिट पढ़ो ऊपर। जी exceeding 60% of its paid up share capital, free reserves and securities premium
account or 100% of its free reserves and securities premium account, whichever is more. अब ये ऊपर जो फिगर्स लिखे हैं जरा इसके हिसाब से मुझे ये दोनों क्राइटेरिया में अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ कितना कितना होगा। एग्जांपल नीचे लेता हूँ। अब इस एग्जांपल से मुझे बताओ कि जो रिस्ट्रिक्शन है पहली और दूसरी, पहली रिस्ट्रिक्शन है 60% 60% of paid up capital and free reserve and reserve. and security premium account। जी ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व नहीं इंक्लूड करने, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं इंक्लूड करने, फ्री रिजर्व बोला है, फ्री जी। रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, उसकी डेफिनेशन है, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम और एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। जी अब इस ऊपर जो फिगर्स लिखी उसके आगे आप फिगर लिख दो प्लीज, कि कितना कितना लिखूं, पहले में कितना लिखूं, दूसरे में कितना लिखूं। 60% of the paid up capital of free reserves and security premium, 100 plus 40 60 sorry 140 200 हो गया, 200 का 60% 120% हो गया, 120 हो गया, 120 करोड़ हो गया। यस। और नीचे नीचे 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी भी यानी 40 plus 60 100 हो गया। और इन दोनों में से whichever is मोर, तो कितनी लिमिट बनी तो आपकी? ऊपर वाला 120 हो गया, 120 अगर ये सेक्शन यहीं पर खत्म हो जाता, आगे 2 3 4 5 6 7 नहीं होते, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जी जी जाता है कि हमारी कंपनी कितने, ये सब इंक्लूसिव है, लोन गारंटी सिक्योरिटी सब मिला के है, ये हर एक के लिए अलग सब अलग मिला लिमिट नहीं है। ओके तो जी जी ये तीनों चीजें आपको कहाँ पे दिखेंगी? असेट साइड में दिखेंगी बैलेंस शीट की। यस सर अगर आप किसी को लोन देते हो वो भी आपकी असेट है, अगर आप किसी को गारंटी या सिक्योरिटी देते हो तो आपको कंटीजेंट लाइबिलिटी में दिखेगी, जी और जो अगर आप सिक्योरिटीज परचेज करते हो तो वो आपकी असेट है, इन्वेस्टमेंट में दिखेगी। जी तो आपको क्या देखना है? एट एनी टाइम इन तीनों का टोटल 120 करोड़ से ज्यादा ना चला जाए। जी सर ठीक है, तो अगर जी आप आज आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, आज आपके पास 120 करोड़ रुपए की लिमिट थी, और आपने पैसा था आपके पास और आपने 120 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, राइट? ओके सर अभी आपको एक कॉल आई कि अभी हमको ये शेयर खरीदने का है, इसमें हमारा 1 का 2 होने वाला है, हमको इसमें 50 करोड़ रुपए डालना है। जी जी तो अगर ये सेक्शन यहीं पर हो तो आप वो पैसा डाल सकते हो क्या, जब आपने लिमिट ऑलरेडी यूज कर ली है पूरी? नहीं सर नहीं डाल सकते ना, क्योंकि लिमिट के ऊपर तो जा नहीं सकते। तो पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो कभी भी 186 की मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहे हैं, जो जनरल लिमिट जी है, वो ये लिमिट है। अगर आप आगे की कंडीशनें पूरी यस ना करो तो आप इससे ज्यादा लोन, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी मिला के नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ओके राइट? तो ये था 1 वन 1 को एक बार आप पढ़ो, अब देखो आपको एकदम क्लियर है कि नहीं। ये 2 वाला जो है, नो कंपनी शैल एक्सप्लेनेशन तक। हाँ नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी लोन टू एनी पर्सन और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, give any guarantee or provide security in connection with a loan or to any other body corporate or person, and acquire by way of subscription, purchase or otherwise the securities of any other body corporate exceeding 60% of its paid up share capital, free reserves and security premium account, or 100% of its free reserves and securities premium account, whichever is more। बराबर पर्सन की डेफिनेशन में क्या इंक्लूडेड नहीं है? जी। For the purposes of this subsection, the word person does not include any individual who is in employment of the company। राइट? तो Employee, yes। एग्जाम्पल के साथ ये क्लियर है अपना, जी जी कि अगर एक कंपनी की पेड अप कैपिटल रिजर्व और ये आपको मालूम हो तो आप बता सकते हो कि मैक्सिमम कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जी सर। ठीक है, आगे आ जाओ, अभी 3 को पढ़ो। Where the aggregate of the loans and investment so far made, the amount for which guarantee or security so far provided
to or in all other body corporates along with the investment loan guarantee or security proposed to be made or given by the board exceed the limits Hmm. specified under subsection 2. Hmm. No investment or loan shall be made or guarantee shall be given or security shall be provided unless previously authorized by a special resolution passed in a general meeting. Hmm. Provided that where a loan or guarantee is given or where a security has been provided by a company to its wholly owned subsidiary company or a joint venture company, or acquisition is made by a holding company Hmm. by way of subscription, purchase, or otherwise of the securities of its wholly owned company, Hmm. wholly owned subsidiary company, the requirement of the subsection shall not apply. Hmm. Provided further that the company shall disclose the details of such loans or guarantee or security or acquisition in the financial statement as provided under subsection 4. ठीक है, अब इसको इलस्ट्रेट करते हैं। जी सर। आपके जी एमडी सर। ने बोला कि मुझको 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है। जी ये आपको बुला के सिंपल इतना सा एक दिया कि नितिन वी हैव टू इन्वेस्ट 50 करोड़ रुपीस, इस बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दो। सो व्हाट विल जी बी योर जी आंसर टू हिम? नो सर, एक्चुअली अगर पहले तो एक्चुअली मैं लिमिट चेक कर लूंगा। तो फर्स्ट स्टेप है यू अगर हैव टू लिमिट चेक द लिमिट। यस। चेक द लिमिट। एग्जांपल है एमडी वांट्स यू टू टेक बोर्ड अप्रूवल फॉर 50 करोड़ रुपीस जी इन्वेस्टमेंट। अब आपने लिमिट जी चेक की, अब इस लिमिट में क्या क्या चेक करोगे? कौन कौन सी चीजें चेक करोगे? लोन? एक तो पेड अप। नहीं वो हाँ अलग है। सबसे पहले दो चीजें लगेगी ना चेक करने के लिए, किसी को किसी चीज से चेक करना पड़ता है। हाँ बराबर लोन। हाँ तो yes, पहले तो आप ये देखोगे लोन कितना दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, गारंटी कितनी है, जी जी सिक्योरिटी कितनी प्रोवाइडेड है। जी। इसको कंपेयर किससे करोगे? अभी लिमिट्स शेयर कैपिटल। लिमिट्स जी अंडर, उसको हम बोलते हैं लिमिट्स अंडर 186(2) से 162 यस। 6(2). अब यहाँ पे क्या सिनेरियो निकल सकते हैं मैं आपको बोलता हूँ। आपने जी दो दो केसेस लेता हूँ, एक निकला 20, एक निकला 100, राइट? जी और लिमिट्स है आपकी 120, अभी आपने ऊपर निकाली। जी। अब इस सिनेरियो में आप अपने एमडी को क्या आंसर दोगे? सो व्हिचएवर इज मोर के हिसाब से तो 100 करोड़ है, लेकिन अभी नहीं हमारी 120 लिमिट जो है वो 186(2) है, अभी हमने ऊपर निकाली थी। 182 बराबर। अच्छा यहाँ आपने 120 120 करोड़ रुपए ओके। आपने लिमिट निकाली कंपनी की, और हाँ आपने तो फिर अपना एग्जिस्टिंग लिमिट चेक की। दो सिनेरियो, या तो 20 करोड़ है या 100 करोड़ है। अगर 20 करोड़ लोन ओके इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दी हुई है तो आपका एमडी को आंसर क्या है, और अगर 100 करोड़ है तो आपका आंसर क्या है? 20 करोड़ ऑलरेडी दी है तो फिर हम्म, 80 करोड़ तक कर सकते हैं। नहीं 80 क्यों, और अगर 100 करोड़ 100 करोड़ तक ना। अभी अगर आपको 20 दिया हुआ है आपने जी। और 120 आपकी अरे हाँ लिमिट, सर बराबर 120 बराबर 100 तक बराबर। तो उस केस में तो आपका 100 तक बोर्ड अप्रूवल से काम हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 100 करोड़ दिया और एमडी बोल रहा है मुझे 50 करोड़ इन्वेस्ट करना है, और तो आप उसको क्या एडवाइस तो करोगे इन व्यू तो ऑफ फिर सर रेगुलेशन इसमें 3? तो ऊपर पढ़ो, अभी 3 के हिसाब तो से एडवाइस करो। जी where the aggregate of the loans and investments so far made, हम्म, the amount for which guarantee or security so far provided to or in all the body corporate along with the investment loan guarantee or security proposed to be made or given by the board exceed the limits specified by under subsection 2. No investment or loan shall be made or guarantee shall be given or security shall be provided unless previously authorized by a special resolution in the general meeting. तो यहाँ पे तो सर स्पेशल रेजोल्यूशन हमने जनरल मीटिंग लेना पड़ेगा। तो यू हैव टू एडवाइस एडवाइस है प्रायर जी शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, ठीक है, जी इन एबीसी लिमिटेड, ठीक है। ओनली देन
you can invest. This is what you will advise. Yes, sir. अब सेकंड केस में if ABC लिमिटेड जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है is your wholly owned subsidiary जी, or joint venture, and you want to give either loan or invest in its share. इनको पहले लोन के ले लो, अगर आपको इनको यू हैव टू गिव लोन, तो जी। एडवाइस क्या रहेगी तो सर एक्चुअली ये तो दोनों केसेस में? 20 करोड़ भी है और 100 करोड़ भी है, सर ये तो मतलब ये तो अप्लाई नहीं होता ये सब सेक्शन तो दैट मीन्स आपको शेयर होल्डर किस चीज से एग्जम्पशन है? शेयर होल्डर सर रेजोल्यूशन शेयर होल्डर रेजोल्यूशन। यस यस लेकिन बोर्ड अप्रूवल लगेगी, यस, वो तो लगेगा। तो वो लोग यस वी कैन अप्रूव थ्रू बोर्ड। यस सर। ये लोन का केस था। अब यही केस में ज्वाइंट वेंचर नहीं है, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो इन इट्स शेयर। वर्ड ध्यान रखना, होली ओन सब्सिडरी नहीं है। इट्स अ होली ओन्ड सब्सिडियरी। यस। तो भी आपको ये एग्जम्पशन है। अब 2 और 3 में फर्क देखो, 2 में था होली ओन सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर, जी और 3 में खाली होली ओन सब्सिडरी। तो अगर आप अपनी ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको लिमिट एप्लीकेबल है, जी। लोन देने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए एप्लीकेबल है। ओके। ठीक है, 1 2 3 तीनों एग्जांपल एक बार देख लो, फिर सेक्शन पढ़ो। पहला एग्जांपल था कि आपने चेक किया, आपको बोला गया कि मुझे एबीसी लिमिटेड में 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या लोन देना है। तो आपने कहा जी कि सर मैं चेक करूंगा कि हमने ऑलरेडी कितना दिया हुआ है और हमारी जी लिमिट कितनी है, उसके बेस पे मैं आपको एडवाइस करूंगा। तो ये डाटा आपको कौन जी। देगा? ये अकाउंट्स वाला देगा। यस सर। अकाउंट्स वाले जो इन्फॉर्मेशन देगा उसके बेस पे आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि हम विद इन द लिमिट है कि आउटसाइड द लिमिट है। बराबर। अगर आपका आंसर है विद इन द लिमिट तो बोर्ड अप्रूवल से काम हो गया, आउटसाइड द लिमिट है तो आप एडवाइस करोगे कि सर हम अभी बोर्ड में नहीं ले सकते, पहले शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसके बाद ही ले सकते हैं। जी सर। फिर अगर वो बोलते कि एबीसी लिमिटेड सब्सिडरी है तो आप बोलते कि हाँ हमारे को शेयर होल्डर रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये एग्जम्प्ट है। जी सर। और थर्ड केस में इवन ज्वाइंट वेंचर के केस में भी, और अगर आपको शेयर्स जी में सर। इन्वेस्ट करना था होली ओन सब्सिडरी के, दैट मीन्स आप अपनी सब्सिडरी में ही पैसा लगा रहे हो, तो भी आप बोर्ड के थ्रू कर सकते थे, शेयर होल्डर की जरूरत नहीं है। जी सर। और फिर डिस्क्लोजर क्या है? अब ये डिस्क्लोजर एक्चुअल प्रैक्टिकल डिस्क्लोजर है जी। कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं। यस सर। तो इसका रेफरेंस डायरेक्टर रिपोर्ट में भी आता है कि डिटेल्स रिक्वायर्ड अंडर 186(4) आर प्रोड्यूस्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस सर। तो यहाँ से कंप्लायंस क्या निकली कि आपको जो भी आपने लोन इन्वेस्टमेंट गारंटीज दी हैं उसकी डिटेल जो है वो आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में रेफरेंस देना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड करना। यस सर। तो ये 3 था। 1 था 2 लेयर ऑफ सब्सिडरीज, 2 था यस सर। लिमिट्स, 3 था एक्सेप्शंस। यस सर। एक्सेप्शन किससे? फ्रॉम शेयर होल्डर्स अप्रूवल। ध्यान रखना सेक्शन से एक्सेप्शन नहीं है। बहुत लोग यहाँ पर जी जी। कंफ्यूज होते हैं कि होली ओन सब्सिडरी है तो पूरा 186 नहीं लगेगा। अगर होली ओन सब्सिडरी है या ज्वाइंट वेंचर है तो आपको सिर्फ शेयर होल्डर अप्रूवल से एग्जेम्पशन है। जी जी जी। ये बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, अरे तो सब्सिडरी है हमको कुछ भी नहीं करना है। जी जी। ठीक है, जी सर। अब फोर्थ में आ जाओ, क्या कह रहे हैं, क्या करना है फोर्थ में? एक मिनट नीचे कर। हाँ। जी हाँ। हम्म The sub company shall disclose to the members in the financial statement हम्म the full particulars of the loans given, investment made or guarantee given or security provided, and the purpose for which the loan or guarantee or security is proposed to be utilized by the recipient of the loan or guarantee or security. ठीक है, तो यहाँ पे Yes. डिस्क्लोजर है। क्या Disclosure. क्या Yes. डिस्क्लोजर देने? फुल पर्टिकुलर्स On the loans given. ऑफ लोन
इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी। Correct. फिर पर्पस फॉर विच सच अमाउंट, Loan or क्या? Yes. such LIGS Yes. is proposed to be utilized। इतना ही बोल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा कि Yes, sir. अगर आपको देखना है कि किसी कंपनी ने कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है, तो पहले आप असेट साइड पे जाओगे, देखोगे इसे लोन दिया हुआ है क्या, इन्वेस्टमेंट की हुई है क्या। अगर हाँ, जी. तो फिर पीछे आप नोट्स में जाओगे और देखोगे कि इसने 186(4) के हिसाब से डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं। Okay. तो इतना ही कंप्लायंस है इस सेक्शन का। Okay. sir. Okay. तो पहला disclosure, हाँ, सर डिस्क्लोजर का कोई फॉर्मेट है क्या कि मतलब सिर्फ ऐसे ही नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा? नोट्स टू अकाउंट्स में आता है, नेम ऑफ कंपनी, कितनी अमाउंट दिया है, क्या पर्पस दिया, ओके ओके और उसका Okay. क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या टर्म है, वो सब मेंशन किया जाता है। ओके सर। और सर इंटरेस्ट रेट फिर आएगा फिर 185 वो, वापस आ जाएगा क्या? अभी आएगा आगे धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। ठीक है, फिफ्थ को पढ़ो। हाँ यस। मैं यही बोल रहा हूँ, एक बार आप जब 5 सेक्शन पढ़ लोगे ना, ये पांचों के पांचों इंटरप्ले हैं, आपस में ही घूमते हैं। इंटर कि हमको कई यस बार यस ये डिफाइन करना पड़ता है कि ये ट्रांजेक्शन 185 की है, 6 की है, 7 की है, 8 की है। जी जी तो अगर आप पूरा क्लियर करोगे तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन को देख के आप बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर पे इन पांचों में से कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। जी सर। ठीक है, अभी 5 की रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या कह रहे हैं। No investment shall be made or loan or guarantee or security given by the company unless the resolution sanctioning it is passed at the meeting of the board with the consent of all the directors present at the meeting and the prior approval of the public financial institution concerned where any loan term loan is subsisting is obtained, provided that prior approval of a public financial institution shall not be required where the aggregate of the loans and investments so far made, the amount for which guarantee or security so far provided to or in all other bodies corporate, along with the investments, loans, guarantee or security proposed to be made or given, does not exceed the limit as specified in subsection 2, and there is no default in repayment of loan installments or payment of interest thereon as per the terms and conditions of such loans to the public financial institution. अब हम इसके ऊपर आते हैं, एग्जाम्पल के ऊपर, जो आपका एग्जाम्पल जी था। सर। ये एग्जाम्पल है XYZ। जी सर। अब इसने IFCI से 30 करोड़ का लोन लिया हुआ है, 40 करोड़ का लोन लिया हुआ है। ठीक है, जी अब यहाँ पे दो सिनेरियो है, डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट। जी तो अब ये प्रोसीजरल सेक्शन है। अब आपको ये अप्रूवल लेनी है, तो ये कब अप्रूवल लेनी है। अभी पहला रेजोल्यूशन आया, आपसे ये पूछा जाएगा अरे बोर्ड मीटिंग क्यों बुलानी है, हम लोग सर्कुलेशन से ही कर लेते हैं ना। ओके सर। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि उसमें लिखा हुआ है कि नहीं सर ये वो तो जब तक हाँ बोर्ड रेजोल्यूशन। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अभी इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या कंडीशंस पूरी करनी है। पहली कंडीशन जी है मीटिंग में होना है, एट ए मीटिंग ओनली। जी मीटिंग ओनली यस। तो इसका आंसर होगा कि कभी भी लोन इन्वेस्टमेंट जो है वो सर्कुलर रेजोल्यूशन से नहीं हो सकती, कोई एक्सेप्शन नहीं दी जी हुई है। ठीक है, जब हम मीटिंग ऑफ बोर्ड कर रहे हैं तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो विद इन द लिमिट्स है, या फिर जो शेयर होल्डर ने जो जी लिमिट एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया उस लिमिट के अंदर है, नहीं तो आप शेयर होल्डर जी सर। अप्रूवल पे जा रहे हो। देन विद कंसेंट ऑफ ऑल दी डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन से डायरेक्टर्स, जो मीटिंग में प्रेजेंट है। प्रेजेंट। अगर एक कंपनी में 7 डायरेक्टर है, 5 आए तो 7 की नहीं चाहिए, 5 की चाहिए। ओके फिर थर्ड, विद अप्रूवल ऑफ IFCI। सो बोर्ड मीटिंग में ये प्रपोजल डालने से पहले IFCI का अप्रूवल चाहिए, अगर पहले सेक्शन को ही जी पढ़े बिना प्रोविजो के।
जी 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 लेकिन अगर अप्रूवल नहीं चाहिए, अप्रूवल कब चाहिए? इन विच केसेस, इन विच केस इफ डिफॉल्ट है सबसेक्शन 2 का लिमिट अगर, हाँ, और लिमिट से ऊपर, अबव द ज्यादा लिमिट है। है। जी अब जी ये लिमिट जो लिखी है ये 186(2) की लिमिट है, शेयर होल्डर की लिमिट नहीं है। दैट मीन्स वो 120 करोड़ से ज्यादा अगर आप जा रहे हो, इवन इफ आपने शेयर होल्डर से 1000 करोड़ की अप्रूवल ली हुई है जी 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 और अबव 186(2) लिमिट, यही मतलब निकला। जी क्योंकि 3 नहीं तो 3 लिखता, अगर इसको ये लिखना होता है कि जो भी शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है उस लिमिट तक, तो 186(3) लिखता। 186(2) में कोई भी शेयर होल्डर का रेफरेंस नहीं है कि बिना शेयर होल्डर की कंसेंट के आप नहीं दे सकते करके। 186(2) जो था वो सिंपल एक लिमिट दे रहा है कि एक कंपनी इससे ज्यादा नहीं कर सकती। क्लियर है? जी सर। तो इसकी अप्रूवल कब लगेगी? या तो डिफॉल्ट है या फिर 186(2) लिमिट से ऊपर जा रहे हो। वो बढ़ जाता। यस। सो नो अप्रूवल रिक्वायर्ड व्हेन दो कंडीशनें पूरी होनी जरूरी है, नो डिफॉल्ट एंड विद इन द लिमिट्स। तो दोनों सिनेरियो कवर हो गए। यस। तो अगर आप लिमिट्स के अंदर हो तो सिर्फ ये दो रिक्वायरमेंट पूरी करके आप लोन दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यस। और अगर आपका किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन है और उसमें डिफॉल्ट नहीं है और आप लिमिट्स के अंदर हो तो भी यही 2 पॉइंट लगेंगे। जी सर। लेकिन अगर आपका डिफॉल्ट है या आप लिमिट से ऊपर हो तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जी सर। राइट? जी क्लियर है? जी सर। तो एक बार इसको पूरा पढ़ लो, ये 5 को एक बार इस कंटेक्स्ट में जो हम लोगों ने जी। पढ़ा। No investment shall be made or a loan or guarantee or security given by the company unless the resolution sanctioning it is passed at a meeting of the board with the consent of all the directors present at the meeting and the prior approval of the public financial institution concerned where any term loan is subsisting is obtained. Sir, term loan is subsisting. मतलब टर्म लोन एग्जिस्टिंग है, आपका खत्म नहीं हो गया। अगर आपने कोई टर्म लोन लिया अच्छा, हुआ है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वर्किंग मतलब कैपिटल की वो, बात, अच्छा, उसका वर्किंग कैपिटल की बात नहीं कर रहा, टर्म लोन की बात कर रहा है। टर्म लोन कैसे होता है? टर्म पीरियड का, लोन, 7 साल के लिए लोन लिया है, 8 साल के लिए लोन लिया है, अच्छा, वो टर्म वो मतलब टर्म शुरू है उसका, वो टर्म टर्म वो है, शुरू है उसका, आउटस्टैंडिंग है वो। हाँ, आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी, सब्सिस्टिंग मतलब चल रहा फिर है अब पूरा। चल रहा है। Provided that prior approval of a public financial institution shall not be required where the aggregate of the loans and investments so far made, the amount for which guarantee or security so far provided to or in all other bodies corporate, along with the investments, loans, guarantee or security proposed to be made or given does not exceed the limit as specified in subsection 2, and there is no default in repayment of loan installments or payment of interest thereon as per the terms and conditions of such loan to the public financial institution. तो इस एग्जांपल के हिसाब से देखो, क्लियर है क्या? जी सर। राइट? जी तो सर। बहुत सिंपल है। अगर आपको अप्रूवल देनी है, मीटिंग चाहिए, सबकी कंसेंट चाहिए, और अगर आपका कोई डिफॉल्ट है तो उस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी चाहिए। अगर आप लिमिट से ऊपर जा रहे हो लेकिन टर्म लोन आउटस्टैंडिंग है तो भी आपको जी सर। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल चाहिए। सर, मैं अगर अभी अभी समझ लीजिए, अभी जैसे मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम मत लो। उसका, चलो, ओके रिकॉर्डिंग, हाँ, चलो ओके, जो भी है, XYZ कंपनी। हाँ। XYZ, हाँ। हम्म तो एक्चुअली ये जो कंपनी है, हम्म आ, ये अभी मिड साइज कंपनी है, हम्म लेकिन जैसे बड़ा सेटअप, जैसे बड़ी कंपनी जो भी, रिलायंस पकड़ लो, चलो। हाँ जी, रिलायंस, हम्म तो उसमें ये सब फाइंड आउट करने के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा नहीं, कोई कि डिफिकल्ट नहीं ये है, सब सिस्टम रहते हैं, बॉडी। नहीं नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहते हैं, लेजर्स है, लेजर्स में एंट्री रहती है, पूरी बैलेंस शीट बनती है।
तो हर बोर्ड मीटिंग में एक स्टेटमेंट प्लेस की जाती है बोर्ड के सामने, ये बोलते हैं कि हम विद इन द लिमिट्स हैं कि नहीं, जब भी कोई ऐसा प्रपोजल आता है तो। जी 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 ये बहुत मुश्किल नहीं है काम। लेजर में है ना, लेजर में आपको सिर्फ निकालना है कि लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड में कितना क्या है। जी सर। ये वहां दिक्कत है जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होते छोटी कंपनियों में। जी जी जी। बड़ी कंपनियों में हर चीज सिस्टमेटिक है, सैप के एक बटन से आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, हम्म तो ये ऑल अदर बॉडीज कॉर्पोरेट मतलब कितनी सारी कंपनी रहेगी पता नहीं। वो जब एंट्री होती है उस टाइम ही वो लोग उसको क्लासीफाई करके रखते हैं। ओके उनके ट्रायल बैलेंस में सब अलग अलग आ रहा होता है, बॉडी कॉर्पोरेट फार्म इंस्टीट्यूशन सब अलग अलग आता है। ओके ओके तो इजी है, मतलब ये प्रैक्टिकली ज़्यादा मुश्किल नहीं, अगर आपके रिकॉर्ड्स ओके प्रॉपर सर। मेंटेन हो रहे हैं। जी जी चलो जी 6 पे आ जाओ। अब ये जी स्पेसिफिक सिक्स। सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी के लिए प्रोविजन है। बोलो। No company which is registered under Section 12 हम्म of the Security and Exchange Board of India Act 1992 हम्म and covered under such class or classes of company as may be prescribed shall take intercorporate loan or deposits exceeding the prescribed limit, and such company shall furnish in its financial statement the details of the loans or deposit. लाइक सेक्शन 12 में जो भी इंटरमीडियरीज है, जी इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड विद सेबी, अब उनको क्या बोल रहे हैं, बोले अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, हम्म, और उसके अंदर भी एक प्रिस्क्राइब कैटेगरी है, रजिस्टर्ड और उसके अंदर भी आप प्रिस्क्राइब कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, तो आप प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं, लिमिट कैन नॉट टेक ICD मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगा, जब आप उस पर्टिकुलर इंटरमीडियरीज में जॉब कर रहे हो। जी जी तो अगर आप सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी नहीं हो तो ये सेक्शन के लिए आपको सिंपल क्या लिखना है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चले गए, नॉट जी एप्लीकेबल, राइट, तो आपको एक क्लॉज नॉट एप्लीकेबल हो गया। जी अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हो तो आपको इस प्रोविजन को ध्यान में रखने का कि जो भी जी प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज़्यादा है इंटर कॉर्पोरेट लोन या डिपॉजिट नहीं हो सकता। जी अच्छा, अभी 7th में आपके क्वेश्चन का आंसर, हाँ जी। तो ये वही प्रोविजन है जो आपने 185 में पढ़ा। बोलो। सर ये सबसेक्शन 6 में एक बार बोलो, पढ़ो वापस दे। पढ़ो एक बार। इसमें क्या लिखा है कि शाल टेक, नो कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 of the SEBI हाँ 1992 and covered under such class or classes of the company as may be prescribed हाँ, shall take intercorporate loan or deposits टेक, हाँ, exceeding गिव the गिव गिव नहीं prescribed लिखा, limit. जरा ये भी देखो, टेक लिखा है, गिव नहीं लिखा। हाँ shall take. नहीं लेगी, ICD, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के जो लोन रहते हैं एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट, जी इंटरकॉर्पोरेट लोन मतलब ये एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देना, मतलब ये विद इन ग्रुप कंपनी है कि कोई भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिटेड कोई भी हो। लिमिटेड लिमिटेड टू लिमिटेड। ओके तो यहाँ पे टेक लिमिटेड की टू बात हो रही लिमिटेड है कि ओके आप एक, अगर सपोज उन्होंने बोला कि 50 करोड़ की लिमिट रख दी, जी तो किसी भी प्रिस्क्राइब सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट में 50 करोड़ से ज्यादा ICD नहीं हो सकता, ओके। और जो भी लिया है उसकी डिटेल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी है। अच्छा यहाँ पर लिमिटेड मतलब एक नंबर दे दिया यहाँ पे हाँ, वो प्रिस्क्राइब में आएगा, नीचे रूल्स है, अपन देखेंगे। वो प्रेजेंट में आ गया यस ओके। हम्म Subsection 7 हम्म no loan shall be given under this section हम्म। at a rate of interest lower than the prevailing yield of 1 year 3 year 5 year or 10 year government security closest to the tenure of the loan. अब सेम एग्जांपल पकड़ लो। जी सर। एक सेकंड, मेरे पिल्लों,
हाँ जी, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने और यहाँ जी डाल सर। दिया। अब हमने इसमें टेन्योर बात करते हैं, वही कल जैसे ही 1 ईयर जी जी 3%, 5 years 7% और 9 years 5%। अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट फंडिंग करती है, लेती है, वो दे रही है 1 साल पे 5, 3 साल पे 6, 5 जी साल पे 7 और 10 साल पे 11। तो आप मुझे अभी एनालाइज करके बताओ कि अगर हम 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या 9 साल के लिए दे रहे हैं तो हमको कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? सर, 1 साल के लिए दे रहे हैं तो 5% के ऊपर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का रेट जो है उससे नीचे आप नहीं गवर्नमेंट दे का सकते। रेट, यस, तो नहीं दे एक में सकते। आप दोगे 5, यस। अगर आप 5 साल के लिए दे रहे हो तो 5 साल के लिए दे रहे हैं तो 7% के ऊपर, राइट, और 9 साल के लिए दे और रहे हो तो हाँ 9 साल के लिए दे रहे हैं तो 11% के ऊपर। तो एकदम क्लियर हो गया ये प्रोविजन जी जी। कि इससे अगर अभी ये बताओ, अगर इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया तो नहीं सर, इंटरेस्ट फ्री लोन तो नहीं चलेगा ना सर, वो तो वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो चार्ज करना ही है। इंटरेस्ट फ्री, अच्छा अभी वो बोला इंटरेस्ट फ्री मैं सब्सिडरी को दे रहा हूँ तो कैन नॉट गिव, पहले आपने बोल दिया कैन नॉट गिव, राइट। हाँ, पहले मैंने अब बोल दिया कैन नॉट, यस। फिर दोबारा कंपनी बोलती है यार हम अपनी सब्सिडरी को ही दे रहे हैं, होली ओन सब्सिडरी है, देन तो फिर भी नहीं होगा सर, क्योंकि अभी लिखा है कि नो लोन शैल बी गिवन। कैन नॉट गिव, बिकॉज ये आपको ना बहुत ज्यादा वायलेशन दिखेगी इस प्रोविजन की। यस यस यस। इंटरेस्ट फ्री या डिस्काउंटेड इंटरेस्ट लेस देन गवर्नमेंट रेट कैन नॉट गिव। तो ये 3 सिनेरियो निकले यहाँ से। कैन नॉट, यस सर। तो ये आप आंख बंद करके ना किसी की भी बैलेंस शीट देखो, अगर वहां पे लिखा है कि जी कंपनी जी ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, अनलेस उस कंपनी को जी सेक्शन जी 186 ही पूरा पूरा एग्जाम तो ये जी जी। वायलेशन है। ओके। तो जहां पे भी आपने देखा कंपनी ने लोन एडवांसेस दिया है तो आपको क्या चेक करना चाहिए कि क्या कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है जी और वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट रेट से ज्यादा हो, जी। राइट। आगे बढ़ो, 8 नंबर। Great. No company which is in default in the repayment of any deposits accepted before or after the commencement of this act or in payment of interest thereon shall give any loan or give any guarantee or provide any security or make any acquisition till such default is subsisting. सो प्रोहिबिशन है ये, जी क्या प्रोहिबिशन है? इफ डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट सेक्शन 73 और इंटरेस्ट देयरऑफ, तो आपने एक तो डिपॉजिट लेके उसको पेमेंट नहीं कर रहा है और जैसे लोगों को लोन दे रहे हो, अलाउड है क्या? जी, नहीं नो, नहीं। नॉट अलाउड, यू कैन नॉट गिव। तो अगर आपके एमडी ने बोला मुझे 50 करोड़ का लोन देना लेकिन उसने डिपॉजिट में डिफॉल्ट किया तो आपकी एडवाइस क्या है? No, not at all, sir, not at all. तो वो पूछेगा अच्छा मैं कब दे सकता हूँ? सर, वो डिफॉल्ट को आपको ये करना पड़ेगा, मेक गुड द डिफॉल्ट, राइट। तो देन अब 8 को पढ़ लो जी दोबारा। it no company which is in default in the repayment of any deposits accepted before or after the commencement of this act or in payment of interest thereon shall give any loan or give any guarantee or provide any security or make an acquisition till such default is subsisting. बराबर। क्लियर? जी जी। अभी 1 से लेके लेकिन सर यहाँ पर लिखा है कि नो कंपनी विच इज इन डिफॉल्ट, लेकिन ऊपर लिखा है कि आईएफएससी से नहीं, ये डिपॉजिट का डिफॉल्ट है, वो लोन का डिफॉल्ट है।
वो लोन का डिफॉल्ट है, अच्छा डिपॉजिट अलग है और लोन्स अलग है। ओके लोन्स जो है वो एग्जम्प्टेड डिपॉजिट में आते हैं। ओके। तो ये डिपॉजिट मतलब मायने इसका मतलब क्या हो गया? डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट वगैरह? नहीं, डिपॉजिट कैसा है, सेक्शन 73 एप्लीकेबल है, उसमें बोला है एनी रिसिप्ट ऑफ मनी इज डिपॉजिट अनलेस इट फॉल्स इनटू एग्जम्प्टेड कैटेगरी। तो उन्होंने कुछ ओके, चीजें बोली है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, ये डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर है। इसके अलावा अगर बाहर है, कोई भी टाइप ऑफ मनी लेते हो तो हमारी कंप्लायंस करके लेना। लाइक अभी अच्छा कंपनी एफडी स्कीम बनाती है और शेयर होल्डर से पैसा मांगती है या पब्लिक से पैसा जी, मांगती है एफडी की, तो ये वो डिपॉजिट है समझी, जहाँ पे आप बोलते हो कि आप इतने टाइम के लिए पैसा दे दो और हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, तो उसके पूरे रूल रेगुलेशंस हैं। तो वो डिपॉजिट जब आपने एक्सेप्ट किया और उसका डिफॉल्ट कर दिया तो आप कोई भी लोन जी। इन्वेस्टमेंट गारंटी नहीं कर सकते। तो ऐसा एग्जांपल तो कभी मैंने भी नहीं देखा, मतलब ऐसे कोई डिपॉजिट किया कोई, मैंने कभी कितने देखा एफडी, नहीं। लाइक बिग बाजार एफडी स्कीम आती है, बिग बाजार एफडी स्कीम, ओके। पीछे कितना वो चल रहा था, गोल्डन फॉरेस्ट डिपॉजिट लिए थे उन लोगों ने, डिफॉल्ट किए बहुत पहले, एग्रीकल्चर कंपनियां बना बना के लोगों से डिपॉजिट्स लिए। एडलवाइज का ओके डिपॉजिट स्कीम आती है, ओके वो क्या करते हैं, बैंक रेट से ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। ओके। तो आप भी अगर चाहो तो किसी भी कंपनी के डिपॉजिट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सर ये बीच में एक पता नहीं, मेरे मेरे मतलब मेरे फ्रेंड का केस है। हाँ, उसने क्या किया था कि एक कंपनी है, जिस पता नहीं उसका नाम क्या है, याद नहीं आ रहा मुझे। नाम छोड़ो, हाँ। उस हाँ जी। तो उसमें वो कैसे थी कि उस कंपनी में पैसा डालो हम्म और उस कंपनी की ट्रांसपोर्ट सर्विस थी, हम्म जैसे प्राइवेट कार्स या हम्म 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 जो भी कार्स, हम्म ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो उसमें पैसा डालो, फिर वो ट्रांसपोर्ट कार जो भी है वो उसका बिजनेस करेगी। हम्म और उस कंपनी से महीने में एक चेक आएगा हम्म उसका रिटर्न। तो ये भी डिपॉजिट होता था कि मतलब डिपॉजिट हुआ ना, जो पैसा लेकिन दिया हाँ वो भी ये डिपॉजिट हो डिपॉजिट गया। है, लेकिन ये इन कंप्लायंस है या ये नहीं है वो उसकी टर्म्स देख के मालूम पड़ेगा। तो जब हम डिपॉजिट ओके का चैप्टर करेंगे ना, वो भी बहुत जी इंटरेस्टिंग चैप्टर है डिपॉजिट्स वाला। जी सर। चाहिए तो ये सब खत्म होने के बाद अगला डिपॉजिट का उठाते हैं। जी सर, जी जी हम्म? तो इसी से लिंक्ड है पैसे लेने देने से। तो ये चैप्टर खत्म जी होंगे जब, तो उसके बाद अगला टॉपिक है डिपॉजिट का उठाओ, जी तो इसको भी रिलेट कर पाओगे। ये क्लियर हुआ आपको कि जब तक आप डिफॉल्ट जी कर रहे सर, हो तब तक आप नहीं दे सकते। जी जी जी। नेक्स्ट। हाँ, every company giving loan or giving a guarantee or providing security or making an acquisition under this section shall keep a register which shall contain such particulars and shall be maintained in such manner as may be prescribed. तो इसका मतलब मेंटेन करो रजिस्टर ऑफ लोन गारंटी, क्या था, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। Guaranteeing security. ठीक है, तो ये आपको मेंटेन करना है। अगर आपने दिया है तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। तो ऑडिट में जब सेक्रेटरी ऑडिट होगा तो ये रजिस्टर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वहां पे जी आपको अगर आपकी बुक्स में लोन इन्वेस्टमेंट दिख रही है तो आपको जी स्टैट्यूटरी रजिस्टर में कौन सा रजिस्टर ढूंढना है, ये रजिस्टर। अगर ये रजिस्टर ब्लैंक है लेकिन बैलेंस शीट में है तो आपको ये बोलना है कि सर ये नॉन कंप्लायंस है। जी जी क्लियर। जी सर। तो अगर आप 186 के अंदर किसी को लोन दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, तो आपको रजिस्टर भी मेंटेन करना है। अब ये रजिस्टर कहाँ पे जी रखना है, कैसा है, वो प्रोविजन नीचे है। जी। The registered referred to in subsection 9 shall be kept at the registered office of the company हम्म, and shall be open to inspection at such office, हम्म, and extracts may be taken therefrom by any member and copies thereof may be furnished to any member of the company on payment of such fees as may be prescribed. तो क्या बोल रहा है, ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर जी अंडर 186 कहाँ पे होगा, ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहेगा। registered office पे, yes. फिर इंस्पेक्शन किसको अलाउड है, ये हमेशा देखना पड़ता है कि कई इंस्पेक्शन जी जो है वो खाली मेंबर्स को अलाउड है, कई मेंबर डायरेक्टर्स को अलाउड है, कई सबको अलाउड है। और फिर जी एक्सट्रैक्ट की भी कॉपी किसको अलाउड है, इसमें से इंस्पेक्शन के लिए रखना है आपको, लेकिन एक्सट्रैक्ट कौन ले सकता है, इसमें मेंबर। तो मेंबर है जी, मेंबर। तो अगर आपको कोई बोलता है मुझे इस रजिस्टर की कॉपी चाहिए, आपको एक रिक्वेस्ट आई एज ए कंपनी
कि आई एम शेयर होल्डर ऑफ योर कंपनी, आई वांट कॉपी ऑफ द रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या रजिस्टर ऑफ जी लोन इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको उसको दे सकते हैं मतलब। तो पहले आप फीस मांगोगे, हाँ फीस फीस। आप बोलोगे हाँ हम दे सकते हैं, ये फीस है, आप हमें पे करो तो हम आपको इसको जीरो सर्टिफाइड ट्रू करके देंगे। तो एक्सटेंड जी जी बाय किसको? मेंबर्स को, ध्यान दो, जी जी पब्लिक को नहीं, जी अपॉन फीस जो कि डिसाइड होगी, प्रिस्क्राइब की हुई है। तो उसके लिए कैसा है, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करते हैं और बोर्ड को ऑथराइज करते हैं फीस फिक्स करने के लिए। जी तो ये था 10। क्लियर है? ये रजिस्टर का पॉइंट क्लियर है 9 एंड 10 जी। कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है और वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। सर ये एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, जेरोक्स कॉपी? हाँ जीरोक्स कॉपी, जी ओके। एक्सट्रैक्ट ही हो गया ना उस रिकॉर्ड का। जी जी, नहीं मुझे लगा कि वो एक्सट्रैक्ट मतलब मीटिंग वगैरह वैसा। हाँ वो भी वैसे ही हो ना, कॉपी दे रहे हो ना आप उसको, आप उसको जीरोक्स करके अच्छा दो कि आप रिप्रोड्यूस करके दो। हम्म? अब अच्छा। अब ये देखो जी 11 नंबर ना पूरे पूरे सेक्शन से एग्जम्पशन है, अच्छा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं, पूरे पूरे सेक्शन से एग्जम्पशन है। ओके। तो अभी आपको ये पूरा देखना है कि कौन कौन सी कंपनी है जिसको कोई लिमिट नहीं लगती, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। ओके। अगर पूरा सेक्शन एग्जाम्प्ट हो गया एक्सेप्ट सब सेक्शन 1 जो कि लेयर्स ऑफ सब्सिडरी का सबसेक्शन था, वन। जी जी। तो दैट मीन जिसको हमने 2 में क्या था, लिमिट्स थी, लिमिट्स। यस। 3 में क्या था, एक्सेप्शंस, 3 में जी वो था जो शेयर होल्डर की लिमिट्स। अब एक बार इसको रिकॉल कर लो, फिर हम आगे देखते हैं क्या एग्जाम्प्ट जी होने वाला है। एक में था कि लेयर ऑफ सब्सिडरीज थी, बराबर। 2 में आप 60% से ज्यादा वो जो लिमिट्स थी उससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते। जी जी तीसरे में था कि अगर आप इससे ज्यादा दे रहे हो तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, और होली ओन सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर में एग्जम्पशंस थी। जी 4 में था कि आपको डिस्क्लोज करना है ये इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंस यस। 5वें में था कि आपको बोर्ड मीटिंग में और कंसेंट से करना है, फुल कंसेंट से, और जी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंसेंट से करना है। जी 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 6 में था कि जो सेबी रजिस्टर्ड है उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा वो इंटर कॉर्पोरेट लोन नहीं ले सकती। जी 7वें में था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना ही है और वो गवर्नमेंट के रेट से कम नहीं हो सकता। जी जी 8वें में था कि अगर आप डिफॉल्ट में हो डिपॉजिट के तो आप कोई भी लोन गारंटी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते एब्सोल्यूट यस। प्रोहिबिशन। जी 9 में था कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, 10 में उसकी वो इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल करना है, जी राइट। तो 11 में क्या है, अब ये है कि ये जो भी सेक्शन हमने पढ़े कि आप डिफॉल्ट में हो नहीं दे सकते, ये है वो लगेगा ही नहीं किन कंपनियों को, जी। बोलो। Nothing contained in this section except subsection 1 shall apply to a loan made, guarantee given, or security provided by a banking company or an insurance company or a housing finance company in the ordinary course of its business, or a company engaged in the business of financing of companies or of providing infrastructural facilities. अभी रुक जाओ यहीं पे। सबसे पहले जी लोन, अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड का ही नाम लेते हैं, अब इसको अलग अलग कैटेगरी देते हैं कि कहाँ कहाँ ये एग्जाम्प्ट है। लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी जो दे सकती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अंडर 186, प्रोवाइडेड ये एक्स वाई जेड बैंक है तो इसको एग्जाम्प्ट है। बैंक का काम ही है लोन देना, जी तो बैंक थोड़ा हर बार बोर्ड रेजोल्यूशन लेगा ऑर्डिनरी कोर्स में। बराबर बराबर। फिर अगर आप एक्स वाई जेड इंश्योरेंस कंपनी हो तो अभी इंश्योरेंस कंपनी को अपना पैसा जो मिलता है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है कंपनियों में जी ताकि वो मेंटेन कर सकें अपना कवर, तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। आप एक्स वाई जेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, या फिर, और ये सब कौन है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के हैं, जी सर। जिनका बिजनेस है मेकिंग लोन, इन्वेस्टमेंट,
बैंक करते हैं ना, ये पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, जी कंपनियां इंश्योरेंस भी करती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो फुल 186 एग्जाम्प्ट है, कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट वन, जी लेयर ऑफ सब्सिडरी वाला, राइट। या फिर और आपका काम है फाइनेंसिंग कंपनीज, आप कंपनियों को लोन देती हो, XYZ फाइनेंसिंग कंपनी, कंपनी जी जो, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डैम रोड, तो XYZ इंफ्रा हो, जिसका काम है रोड बनाना, डैम जी बनाना, पुल, हाँ। तो ये जो कैटेगरीज है, कितनी कंपनियां होगी ये? एक कैटेगरी बैंक, इंश्योरेंस, जी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कंपनी जो दूसरी कंपनियों को फाइनेंस करने में इन्वॉल्व है, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जी सेक्टर में, उनको पूरा जी 186 एप्लीकेबल नहीं है। ओके ये फर्स्ट हो गया। सेकंड बोलो। सर ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो है, हम्म जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज है, उनको क्यों हम्म। एग्जाम किया हुआ है? उनका जो बिजनेस है जी उसके केस में उनको ये सब करना ही पड़ता है, गारंटी देनी पड़ती है बार बार। अच्छा अभी अभी सपोज एक कंपनी है, उसको एक रोड बनाना है, तो जी अब वो कैसे करती है, रोड बनाने के लिए एसपीवी बनाएगी, फिर उसके थ्रू करेगी, तो उस एसपीवी में उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो जी अमाउंट जो है वो हजारों करोड़ में जाएगी। जी अभी बराबर अभी कंपनी की कैपिटल है 1000 करोड़, और उसको 10,000 करोड़ का रेलवे बनाने को मिल गया, जी 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 तो उसको लिमिट रख के क्या मिलेगा? बराबर उसको जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उस एसपीवी में जिसके थ्रू वो प्रोजेक्ट बनेगा, इट मे रन मोर देन दैट, यस यस तो इसलिए उनको एग्जम्पशन दी है। ओके 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 सेकंड, टू एनी ठीक इन्वेस्टमेंट, second to an investment made by an investment company made in shares allotted in pursuance of clause A of subsection 1 of section 62 or in shares allotted in pursuance of right issues made by body corporate and made in respect of an investment or lending activities by a non-banking financial company registered under chapter 3B of the Reserve Bank of India Act 1934 and whose principal business is acquisition of securities. देखो अब थोड़ा सा फर्क देखो, पहला जो प्रोविजन था जी ए, उसमें इन्वेस्टमेंट वर्ड मिसिंग था, जी 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 कि आप कोई लोन दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो, और आप इन कैटेगरी में हो तो आपको सेक्शन 186 एग्जाम्प्ट है, जी लेकिन इन्वेस्टमेंट एग्जाम्प्ट नहीं है उसमें, उन 5 कैटेगरी में। ओके लाइक मैंने एग्जांपल दिया कि अगर अपनी सब्सिडरी जो है, सब्सिडरी के थ्रू आप मेट्रो रेल बना रहे हो, तो जी आपको सब्सिडरी को पैसा देना पड़ेगा वो काम करने के लिए, या ज्वाइंट जी वेंचर सर के थ्रू आपको पैसा, ज्वाइंट वेंचर में पैसा डालना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट करने के लिए, जी तो वो एग्जाम्प्ट है। आपको गारंटी देनी पड़ेगी, अगर वो कोई प्रोजेक्ट लिया है, बैंक से लोन ले रही है, तो उसको आपको गारंटी देनी है, जी लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है उन 5 कैटेगरी में। जी बी में क्या है, ये अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सेक्शन की जो एग्जाम्पशन है, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी, तो जी लोन, गारंटी, सिक्योरिटी केवल उनको एग्जाम्प्ट है जो ऊपर ए में है, और जी इन्वेस्टमेंट इनको एग्जाम्प्ट है, किनको? बाय इन्वेस्टमेंट एन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि एक एनबीएफसी होती है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो आप एनबीएफसी हो, जी या फिर राइट इशू, 62(1) राइट इशू है 1A। जी अब राइट इशू को क्यों एग्जाम्प्ट किया? क्योंकि इसमें आपका वॉलेंटरी एक्शन नहीं है, ओके क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो, अगर वो कंपनी राइट इशू जी लाई, इधर आपकी जी लिमिट खत्म है, तो राइट इशू जी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए खुलता है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। जी जी अब अगर आप शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने गए तब तक तो राइट इशू क्लोज हो जाएगा और आपकी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि आप ले नहीं पाओगे। बराबर है बराबर है
तो ये लॉजिक से राइट इशू जो है, क्योंकि इनवॉलंटरी एक्शन और आपको फटाफट डिसीजन लेना है, जी इसमें जी आपका कुछ है कि वो डिसीजन कंपनी का है कि हम राइट इशू ला रहे हैं, तो शेयर होल्डर का उसमें कोई डिसीजन नहीं है, नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसलिए उसको एग्जाम्प्ट किया। ओके, और तीसरे केस में किसको एग्जाम्प्ट किया? इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट लैंडिंग बेस्ड। एक्टिविटीज बाय। हाँ, अगर किसी कंपनी का बिजनेस है इन्वेस्टमेंट या लैंड करना, तो उसने अपने बिजनेस के जी कंटेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट जी बाय एनबीएफसी, किसमें? जी एंगेज्ड इन lending and investment activity। तो इनको एग्जाम्प्ट है। तो अगर मैं आपसे अब लेमन लैंग्वेज में पूछूं कि ये सेक्शन था लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी का, तो इसमें एग्जाम्पशन किस किस को है, जी। तो आप क्या बताएंगे? हेलो, एक जी एक मिनट। हाँ ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, अभी आपके एमडी ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि अगर मैं लोन, गारंटी और सिक्योरिटी दे रहा हूँ तो मैं किस केस में एग्जाम्प्ट होऊंगा, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, जैसे अभी अगर मैं हम बैंक हूँ। बैंकिंग कंपनी है हम्म या बैंक है हम्म या इंश्योरेंस कंपनी है हम्म या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है हम्म या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। या दूसरी कंपनियों को फाइनेंस करने का काम करते हैं। हाँ वो भी है, पांच दूसरी पांच कंपनी को कैटेगरी फाइनेंस की करेगा। कंपनी है, तो इस क्वेश्चन का 5। पहला आंसर जो इसमें निकलेगा कि हमारा बिजनेस क्या है, यस यस ये बिजनेस बेस्ड है ना। जी। सामने वाली कंपनी कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप किस बिजनेस में हो उसके ऊपर ये एग्जाम्पशन है। सो सर अनलेस इसमें अगर जी अगर सर इसमें अगर बिजनेस कंपनी का क्या है, अगर समझो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ है, ये एक प्रोविजन है, ए- एक आर्टिकल है, लेकिन वो बिजनेस कर ही नहीं रहा वो उस चीज का, तो फिर क्या ये अलाउ हो जाता है हाँ, कि नहीं? रजिस्टर्ड, देखो फाइनेंसिंग कंपनी तभी आप कर सकते हो जब आप आरबीआई रजिस्टर्ड हो, तो ये आपका ओके पहली बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी टू स्टार्ट विद। ओके ओके, समझा समझा। और इन्वेस्टमेंट किन कंपनियों को एग्जाम्प्ट है? जिनके ऊपर ये कोई भी लिमिट भी नहीं लग रही, रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जी 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 डिपॉजिट डिफॉल्ट है तो भी आप कर सकते हो। जी अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो या आप कोई भी कंपनी हो लेकिन राइट इशू में सब्सक्राइब करना है, या आप एनबीएफसी हो जो लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में एंगेज हो, जी तो आपको ये पूरा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। खाली शेल्टर अप्रूवल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है। जी क्लियर? अभी 12वां है, जी सर। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है सेक्शन के लिए, बनाओ। मैं हाँ यस अब अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा? जी। कंप्लायंस हमें पेनल्टियां पता होनी चाहिए कि किस किस के ऊपर लग रही है। If a company contravenes the provision of this तो section, the कंपनी के ऊपर क्या लगेगा? company shall be punishable with a fine which shall not be less than 25,000 rupees, but which may extend to 5 lakh rupees, and 25 every के से officer 5 लाख। ओके, अगर 5 आपने lakhs। इन्वेस्टमेंट कर दी ये प्रोविजन को ध्यान में ना रख के तो। जी जी। और ऑफिसर इन And डिफॉल्ट, every officer of the company who is in default shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend ऑप्शनल to 2 years। ऑप्शनल प्रिजन 2 years एंड फाइन 25 के से 1 लाख, राइट? ओके सर, लेकिन सर यहाँ पे तो लिखा है कि ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट shall be punishable with imprisonment। हाँ, शैल बी, सॉरी, मैंडेटरी, हाँ जी, मैंडेटरी हो गया। मैंडेटरी, लेकिन अप टू, विच में एक्सटेंड, हाँ जी राइट? जी। तो इसमें मिनिमम तो दिया नहीं है, मैक्सिमम देके रखा है 2 हाँ, years। क्लियर? तो ये जी पेनल्टी सर थी इस सेक्शन को। अब एक्सप्लेनेशन क्या क्या, जो जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या जी। है? द इन्वेस्टमेंट एक्सप्रेशन कंपनी क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनी हम्म, हम्म, means a company whose principal business is the acquisition of shares
debentures or other securities. अगर आपका And a principal company, business ये है, हाँ जी, and a company will be deemed to be principally engaged in the business of acquisition of shares, debentures or other securities if the assets Hmm. in the form of investment in shares, debentures or other securities constitute constitute not less than 50% of its total assets, or if its income derived from investment business constitutes not less than 50% as a proportion of its gross income. राइट। अब इसमें क्या है, जी। मैं आपको एग्जांपल से समझा, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। XYZ लिमिटेड, टोटल एसेट्स 50 करोड़, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 30 करोड़। ये बन जाएगी इन्वेस्टमेंट कंपनी। हेलो, जी सर। अगर एक इसकी टोटल एसेट है 50 करोड़, इसने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है 30 करोड़, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेगी इस लाइन के हिसाब टोटल से? असेट्स 50 करोड़। एक मिनट। If its asset in the form of investment in share constitute not less than 50% of its total assets. टोटल असेट 50%, 50 करोड़, 30 करोड़। तो इसका 25 हाँ सर, हो जाए। हाँ, 50% कितना हुआ? यस, 25 करोड़। तो 25 करोड़ से ज्यादा अगर एसेट है तो यस इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये एग्जम्प्ट होगी। यस 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 यस। एग्जम्प्ट। और अभी दूसरा एग्जांपल, ग्रोस इनकम 50 करोड़ और डिविडेंड जी फ्रॉम शेयर्स 30 करोड़। चलेगा? ये सेकंड पॉइंट। यस सर, चलेगा, ये भी चलेगा। यस। अब इसका अल्टरनेटिव ले लेता हूँ, ये 30 करोड़, ये 10 करोड़, स्टिल इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेगी? नहीं सर, इसमें नहीं होएगा। होगा, क्योंकि और लिखा है। अच्छा, और इफ इट, अच्छा, और ओके या ये ओके 10 ओके। पार हो या ये पार हो, और अगर मैं इसको भी 10 करोड़ कर दूं तो आप बताओ। टोटल एसेट्स 50 करोड़। सर इसमें नहीं होगा ना? समझ गए ना? तो अगर जी जी दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही तो ये एग्जाम नहीं है, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हुई तो इसका मतलब ये एग्जाम है, एग्जाम नहीं जी। है। हाँ, एग्जाम नहीं है। ठीक। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट कंपनी जो इन्वेस्ट करती है उनको 186 नहीं लगता है। तो उसके लिए पहली जी सर। रिक्वायरमेंट है कि आपकी फाइनेंशियल इनकम और फाइनेंशियल एसेट आपकी टोटल एसेट का 50% से ज्यादा होना चाहिए, आइदर जी ऑफ द। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो शेड्यूल 6 में दिया हुआ है, जिसमें बेसिकली होटल, रोड सब कवर है, जी डैम जी एक्सेट्रा। ये पूरी इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है। जी सर। जी सर। तो अभी पहले 1 से 12 करो, फिर इसके रूल देखते हैं। मेरे को लगता है 186 जी ही होगा। अभी जी। फटाफट मुझे सिर्फ पहला क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है, बता दो ना। 186 1 किस चीज के लिए था? वो तो सर लेयर लेयर के लिए था, लेयर। तो ब्रॉडली क्या बोल रहा है वो, लेयर ऑफ सब्सिडरी में? नॉट मोर देन 2 layers में वो बस यही हो इन्वेस्टमेंट। गया ना, बेसिक कंसेप्ट है, नॉट मोर यस देन 2 लेयर, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। यस यस सर। उसके बाद फिर सेकंड क्या बोल रहा था? सेकंड में नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी लोन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट। लिमिट था 186 टू यस, लिमिट था 60% ऑफ पेड अप कैपिटल रिजर्व प्रीमियम और 60% ऑफ 100। पेड हाँ, कैपिटल और रिजर्वेशन प्रीमियम, और 100% ऑफ दी
reserves and प्रीमियम premium. सिक्योरिटी जो भी ज्यादा हो। Yeah. तो इसका Yes. एग्जांपल हम लोगों ने लिया था Yes. 120 करोड़ जी। 100 करोड़। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आपको इससे ज्यादा करना है तो शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, Yes, sir. लेकिन एग्जाम्पशन किसको है, होली ओन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर को या Wholly होली ओन owned subsidiary सब्सिडरी joint venture. के शेयर्स में इन्वेस्ट करने को। जी। लेकिन आपको उसको 186(4) में जो डिटेल है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी पड़ेगी। Disclose करना पड़ेगा। Yes. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोज करना है, फुल पर्टिकुलर्स करने हैं और पर्पस डिस्क्लोज करना है। जी। तो फुल पर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया, कितना लोन दिया, किसको लोन दिया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या पीरियड है, वो सब कवर करना है। जी। पांचवें पॉइंट में क्या था कि अगर करना है तो बोर्ड मीटिंग चाहिए आपको, Yes, sir. कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, और अगर आपने टर्म लोन लिया है और डिफॉल्ट है तो पब्लिक फाइनेंशियल तो इंस्टीट्यूशन public की financial अप्रूवल, institution. या फिर Yes. 186(2) के अंदर नहीं हो आप तो भी आपको लगेगी अगर टर्म लोन सबसिस्टिंग है। Yes. 6 में क्या था कि जो सेबी रजिस्टर्ड है वो एक लिमिट से SEBI ज्यादा लोन registered. नहीं ले सकते, तो यहाँ पे Yes, टेक sir. लिखा हुआ है, हर जगह गिव है, खाली 6 में टेक है। Take it. Yes. 7th में Interest rate जो कम नहीं गवर्नमेंट का होना चाहिए। प्रिस्क्राइब रेट है उससे कम नहीं हो सकता, गवर्नमेंट तो का प्रिस्क्राइब। Yes. इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। नहीं नहीं नहीं। फिर जो अगर आप डिपॉजिट के डिफॉल्ट में, तो आपको टोटल प्रोविजन है, आप डिफॉल्ट। कोई लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी नहीं कर Yes. सकते, किसी की अप्रूवल का भी जी। कंसेप्ट नहीं है। फिर आपको रजिस्टर जब तक मेंटेन डिफॉल्ट। करना है, Yes. हाँ अब रजिस्टर आपको में रजिस्टर मेंटेन करना है जो कि इंस्पेक्शन पे रहना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस में। मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अभी पूरा पूरा सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लोन गारंटी और ये सिक्योरिटी बाय लोन, बैंक, इंश्योरेंस, बैंकिंग हाउसिंग, कंपनी, हाँ इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। फिर फाइनेंसिंग कंपनी और XYZ इंफ्रा कंपनी। जी। और इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी, राइट इशू और इन्वेस्टमेंट बाय NBFC। NBFC तो इन केसेस में पूरा का पूरा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, यस सर। और अगर आपने वायलेशन की तो क्या डिफॉल्ट है, तो 5,000 से लेकर 25,000 तक कंपनी पे नहीं पेनल्टी है। 25,000 से 5 लाख तक, नहीं 25,000 से 5 लाख था। और और हाँ ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years एंड फाइन 25,000 से कम नहीं और 1 लाख तक जा सकता है। और इस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, जो शेयर्स में शेयर्स एक्वायर कर रही है, डिबेंचर्स या एनी अदर सिक्योरिटी। तो किस केस में और एग्जम्प्ट हो जिसमें जाएगा, आइदर ऑफ द टू 50% से ज्यादा हो तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी बनेगी और इसको इन्वेस्टमेंट एग्जम्प्ट हो जाएगी। यस जी। राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर Yes, sir. फैसिलिटी जो शेड्यूल 6 में दी है, जिसमें होटल, रोड, डैम, ये सब कवर्ड है। जी। अब इसके रूल्स क्या है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स यस यस 12, तो अब ये इसके नीचे रूल्स है। रूल मतलब प्रोसीजरल पार्ट है। जी। तो सबसे पहला रूल पढ़ दो। Where a loan or guarantee is given or where a security has been provided by a company to its wholly owned subsidiary or joint venture company, or acquisition is made by a holding company by way of subscription, purchase or otherwise of the securities of its wholly owned subsidiary company, the requirement of subsection 3 of section 186 shall not apply. That means shareholder approval नहीं not लगे। required. Where loan, guarantee, security to Security OS or joint venture or investment in OWS. yes Right? yes रिपीटिशन है, ये सेम सेक्शन में भी यही लिखा हुआ था, तो कुछ नया नहीं यही लिखा था जी। नहीं है ना, सेम टू सेम वर्डिंग थी प्रोविजो में, जी जी और डिस्क्लोजर करना था आपको। जी। सेकंड, For the purposes of clause A of subsection 11 of section 186,
The expression business of financing industrial enterprises shall include with regard to a non-banking financial company registered with RBI, हम्म, business of giving of any loan to a person or providing any guarantee or security for the due repayment of any loan availed by any person in the ordinary course of its business. क्या कह रहा है, इसको डबल डब्बा बनाओ. अब ये थोड़ा सा देखो, हमने जो पढ़ा बिजनेस में जाती इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज यहाँ लिखा है, लेकिन जहाँ आपने पढ़ा वहाँ कंपनीज जी लिखा हुआ था. तो टेक्निकली जी जी वो वर्डिंग शायद मिसप्रिंट है, क्या है, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज होना चाहिए. जी जी जिसका मतलब क्या है, क्या होना चाहिए उस कंपनी को जी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, कि कौन सी कंपनी है वो. पहले तो एनबीएफसी जी रजिस्टर्ड होनी चाहिए आरबीआई के साथ. जी फिर जिसका बिजनेस होना चाहिए गिविंग ऑफ लोन, किसको, जी लोन और गारंटी और सिक्योरिटी फॉर लोन. तो ये वो है, इतना सा इन्होंने डेफिनेशन दिया. जी जो एनबीएफसी लोन गारंटी और इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी देने में एंगेज है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, लेकिन आरबीआई से रजिस्टर्ड होनी चाहिए. जी तो खाली एक्सप्लेनेशन है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है अपने को. ये आपको कब एप्लीकेबल है, जब आप इस कंपनी में काम कर रहे हो. जी सर जब तक आप इस कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, आपको ये प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल है. जी सर क्योंकि आपको अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपको एग्जाम है कि नहीं, तो आपका तो बिजनेस आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको तो नॉट एप्लीकेबल हो गया ये क्लॉज. जी सर ठीक है. थर्ड क्या है, अभी जो इंटरमीडिएट वाला हमने पढ़ा था. No company registered under section 12 Hmm. of the SEBI Act 1992 Hmm. and also covered under such class or classes of companies which may be notified by the central government in consultation with the Securities and Exchange Board shall take any intercorporate loan or deposits in excess of the limit specified under the regulations applicable to such company, pursuant to which it is obtained certificate of registration from the Securities and Exchange Board of India. तो जब हम वो पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था रूल्स में कोई तो लिमिट लिखी होगी. जी 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 तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि जिस रेगुलेशन के अंदर वो रजिस्टर हुई है, उस रेगुलेशन पे जो लिमिट लिखी है वही एप्लीकेबल होगी. ओके ओके तो कोई डेफिनेटली लिमिट कंपनी देख में ना देख के उन्होंने उसके रेगुलेशन को रेफर कर दिया. सपोज अगर स्टॉक ब्रोकर है, वहाँ पे उसके रेगुलेशन में जी लिखा हुआ है कि 1 करोड़ से ज़्यादा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट नहीं ले सकता, तो वो लिमिट उसको एप्लीकेबल होगी. जी राइट. जी सर तो ये अपना सेक्शन 186 था. कोई भी डाउट है कहीं पे, कोई जी भी प्रैक्टिकल सिनेरियो, कभी मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं इसके लिए, तो आप मेरे को जवाब देने की हालत में होना चाहिए. जी या अभी आप जी सर कंपनी में गए और प्रपोजल आया जी कि हमको एक XYZ कंपनी को 50 करोड़ का लोन देना है, तो आप क्या देखेंगे. और हमारा तो सर बैंकों से लोन चल रहा है, तो पूरा चल रहा प्रोसीजर बताओ कि आप क्या करोगे. और हमारी लिमिट ऑलरेडी 120 करोड़ पार हो चुकी है. है जी 120 करोड़ पार हो चुकी है और 50 करोड़ बैंकों का से लोन लोन और चल रहा देना है है अपने को, और बैंकों का लोन चालू और है, देना और है हमने डिफॉल्ट भी किया हुआ है. चालू डिफॉल्ट भी किया हुआ है. तो सर इसमें तो एक्चुअली पहले तो शेयर होल्डर रेजोल्यूशन ही आ जाएगा तो पहला प्रपोजल क्योंकि आएगा कि शेयर होल्डर मीटिंग बुलाने का, जहाँ पे वो लिमिट मीटिंग डिस्कस बुलाने का करने की. जी जी और तो उसके बाद बोर्ड मीटिंग बुलाने का, जिसके अंदर क्या क्या रखना पड़ेगा. जिसमें एक मिनट लोन डिफॉल्ट है तो उनकी कंसेंट लगेगी आपको. हाँ जो दो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, एक आप लिमिट के अंदर हो, एक लिमिट के बाहर हो. अगर लिमिट के अंदर थे लेकिन डिफॉल्ट था, तो आपके बोर्ड के एजेंडा में क्या जाता, प्रपोजल जाता कि हम इसको इन्वेस्ट करने वाले हैं, साथ में जी सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंसेंट जाती थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर आप है दे दें. जब आप लिमिट बराबर से है बाहर हो, तो पहली बोर्ड मीटिंग में आप शेयर होल्डर की मीटिंग बुला रहे हो. शेयर होल्डर रेजोल्यूशन यस फिर शेयर होल्डर की मीटिंग होने के बाद फिर एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें ये बोला जाएगा कि शेयर होल्डर ने लिमिट अप्रूव कर दी है और हमको बैंक से भी ओके एनओसी आ गई है, अब आप ये अलाउ करो. जी जी क्लियर है. अब जी मुझे सर अभी मुझे अपनी सब्सिडरी को लोन देना है, तो वहाँ पे तो तो सर कोई इशू है ही नहीं
जी। पर वो सब्सिडरी होली ओन नहीं है। हाँ तो फिर नहीं। हम्म तब क्या करना पड़ेगा, क्या ध्यान देना है? अगर आपको बोलते हैं कि हमको अपनी 51% सब्सिडरी को 50 करोड़ रुपए देना है, तो जो अभी आपने प्रोसीजर बताया उस प्रोसीजर में कोई फर्क आएगा नहीं आएगा, उसमें तो नहीं आएगा कोई फर्क। कि आपको स्टिल शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए? यस सर। अब सब्सिडरी अपनी होल्डिंग कंपनी को लोन देना चाह रही है। तो कोई इशू नहीं है सर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसमें सब्सिडरी तो कोई अप्रूवल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन तो आएगा नहीं, सिर्फ दोबारा बोर्ड रेजोल्यूशन के। दोबारा सुनो, कभी भी आंसर देने से पहले क्वेश्चन दोबारा सुनो, जी। शांति से सुनो। सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को लोन देना चाह रही है। अच्छा, सबसे अपनी होल्डिंग, तो फिर तो पूरा कंप्लायंस देखनी पड़ेगी। आ ही जाएगा, कंप्लायंस देखनी ही पड़ेगी। यस। दैट मीन्स आपको अपनी सब्सिडरी की लिमिट चेक करनी पड़ेगी। एग्जाम्पशन नहीं है ना, यस सर। होल्डिंग टू होली ओन सब्सिडरी एग्जाम्प्ट है, स्पेशल रेजोल्यूशन। जी। जी। लेकिन कहीं पे सब्सिडरी टू होल्डिंग एग्जाम्प्ट है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो दैट मीन्स जैसे दो अनकनेक्टेड इंटर कॉर्पोरेट्स होती हैं, उसके हिसाब से वैसे ही हो आपको जाएगा। देखना है। प्लस 185 यस सर। लगेगा यस सर। कि कंपनी इन विच डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड। यस सर। यस, दैट वो भी आ मीन्स जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी। यस। ठीक है, तो ये 186 था अपना। कोई और डाउट हो, क्वेरी हो तो पूछो मेरे से। नहीं, डाउट तो सर नहीं है, सिर्फ सेक्शन थोड़ा बड़ा है और वो ठीक है। उसको कलेक्ट तो करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बस और पर कुछ। खाली खाली समरी वाइज जाओ ना। पहला सेक्शन लेयर ऑफ सब्सिडरी, जी। दूसरा लिमिट्स, जी। तीसरा बियॉन्ड द लिमिट्स, जी। चौथा डिस्क्लोजर, लोन दे दिया आप डिस्क्लोज डिस्क्लोजर। करो। यस। यस सर। पांचवा की प्रोसीजर की बोर्ड की अप्रूवल, बोर्ड मीटिंग से ही होना है। जी। छठा, आप अगर सेबी रजिस्टर्ड हो तो आपको लिमिट है, अनरिलेटेड है ये ऊपर से, तो इसको जी। इग्नोर मारो। सातवां रेट जी। ऑफ इंटरेस्ट, कि लोन क्या रेट से देना है। यस सर। आठवां, अगर आप डिफॉल्ट में हो तो नहीं दे सकते। यस सर। उसके बाद अगर आप करो तो रजिस्टर मेंटेन करो, अगर रजिस्टर मेंटेन करो तो इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करो। इंस्पेक्शन के लिए अलग हो। यस। उसके बाद किनको एप्लीकेबल नहीं है एग्जम्पशंस, जी। उसके बाद आपके रूल्स, उसके बाद यस कंट्रावेंशन। सर। अब हमें यस। एक चीज देखनी चाहिए जो हमेशा हर क्वेश्चन में आएगा, प्राइवेट जी। कंपनी को एप्लीकेबल है कि नहीं। तो अभी ना कभी भी ये क्वेश्चन आए ना, कोई किसी भी प्रोविजन के लिए, तो 2015 की एक नोटिफिकेशन है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जी। कि क्या ओके। ये पर्टिकुलर सेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एप्लीकेबल है कि नहीं, तो कोई भी आंसर देने से पहले वो ओके। 2015 की नोटिफिकेशन देखो। उसमें ओके सर। कई प्रोविजंस हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एग्जाम किए गए। ओके। एक मिनट शेयर करता हूँ। जी। ये एमसीए की साइट खुली। हाँ। अब इसके अंदर वो पढ़ रहे हो फिर पूरा डिटेल में ही पढ़े ना, फिर कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने का। जी। 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 लोन टू लोन एंड इन्वेस्टमेंट, पहले तो ये तीन सेक्शन अपने हो गए। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लोन टू डायरेक्टर हो गया, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय लोन टू डायरेक्टर्स हो गया, वन कंपनी भी हो गया। इन्वेस्टमेंट। चलो अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एग्जाम्पशंस क्या है। तो यहाँ पर देखो जरा, कहीं रेफर है क्या इसको? एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन, ये देखो। जी। एक प्राइवेट कंपनी का भी होना चाहिए था। गवर्नमेंट कंपनी अपना केस नहीं, मैं प्राइवेट गो। कंपनी ढूंढ रहा हूँ। हाँ। जी। स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी, आईएफएससी प्राइवेट दिया हुआ है। आईएफसी प्राइवेट नहीं, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी देख रहा हूँ मैं। सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, मुझे इसमें दिख नहीं रही है। मैं जरा जी। जी। निकालता हूँ प्राइवेट कंपनी।
एग्जम्पशन 2015 नोटिफिकेशन, हाँ एग्जम्पशन टू प्राइवेट कंपनी। कहाँ पे? नोटिस 5 जून लिखो, 5 जून 2015। उसमें क्या सेक्शन वाइज ना उन्होंने कंपनियों का एग्जम्पशन दिया है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड जी कंपनी सर, है तो ये सेक्शन आपको जी जी लगेगा, जी नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो इसके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। जी जी जी। मैं वही देख रहा हूँ जरा डाउनलोड होगा। नीचे इसका आंसर तो दिख ही रहा है, अप्लाई टू प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, आईएससी प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल है, जनरल प्राइवेट कंपनी को एग्जामिशन नहीं दी हुई है। जी पर वो सर्कुलर एक बार आप निकालेंगे, हम लोग उसको देखेंगे। उस ओके सर्कुलर में सर, सेक्शन वाइज सबकी एग्जामिशन लिखी हुई है, तो क्योंकि उसके ओके नीचे सर, नहीं थी तो इसका मतलब 186 से प्राइवेट कंपनी को एग्जामिशन नहीं है, अनलेस वो आईएफसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी। तो यस दैट मीन्स यस, आप भी अपनी लिमिट से बाहर बिना रेजोल्यूशन के नहीं जा सकते, अनलेस उस रेजोल्यूशन में कुछ लिखा हो। ठीक ओके, है, इसको करें, क्लोज करें। हाँ यस सर, यस, चलें हाँ, जी। अभी अगला अगला करना है दोपहर के बाद कि क्या?